अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर हम डिफ़ाइन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ट्रांसफेरिंग का काम कर रहा है स्पेसिफिक जीन की फ्रॉम द क्रोमोस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म से अदर, जो ट्रांसप्लांटिंग होती है क्रोमोसोम्स की अनदर ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि हम सिंपली कह दें रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म दैट इज इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। या इसकी एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ जीन फ्रॉम द क्रोमोसोम्स ऑफ वन ऑर्गेनिज्म एंड पुटिंग इनटू अनदर। एक ऐसा तरीकाकार है जो रिमूव करता है जीन्स को क्रोमोसोम से, फिर अदर ऑर्गेनिज्म के साथ उसको अटैच कर देता है न्यू डेवलपमेंट के लिए या रिप्रोडक्टिव करने के लिए न्यू ऑर्गेनिज्म को। बेसिकली क्या ट्रांसपेयरिंग या ट्रांसफेरिंग स्पेसिफिक जीन है जो क्रोमोसोम और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म या क्रोमोसोम की तरफ मूव ऑन करता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो फर्दर इसकी कुछ मेन एप्लीकेशंस हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जो कि मेडिसिन है, रिसर्च है, इंडस्ट्रियल्स हैं और एग्रीकल्चर है, वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। अगर सिंपली जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसकी मेडिसिन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि इसकी मेडिसिन में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसके जो मेडिसिन हैं ये यूज्ड हुई हैं मैस प्रोड्यूस करने के लिए इंसुलिन में। हम इसकी बात कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन की, ये क्या है यूज़ की जाती है मैस प्रोड्यूस करने के लिए इंसुलिन में। ह्यूमन के जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और मेडिसिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ट्रीटिंग जो होती है इनफर्टिलिटी की उसमें हेल्पफुल होती है, और ह्यूमन एल्यूमिनियम या वैक्सीन वगैरह उसमें हेल्पफुल होती है। मोनोक्लोनल और एंटीबॉडीज़ या फिर जो ड्रग्स होते हैं उनमें ये जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसकी मेडिसिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में अकॉर्डिंग टू द मेडिसिन ये चंद एक पॉइंट्स हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, दैट इज़ द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर अकॉर्डिंग टू रिसर्च देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट टूल होता है नेचुरल साइंटिस्ट का। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है नेचुरल साइंटिस्ट का, जो जीन्स को अदर जेनेटिक इन्फॉर्म से वाइडली रेंज जो ऑर्गेनिज्म की होती है ट्रांसफर करता है बैक्टीरिया में, या उसकी मॉडिफिकेशन करता है मज़ीद स्ट्रॉन्ग, क्रिएट करता है जेनेटिकल मॉडिफिकेशन बैक्टीरिया में। और इस प्रोसेस में बैक्टीरिया कैसे होते हैं, वो बहुत नॉर्मल रेंज में होते हैं, चीप होते हैं, इजीली ग्रो कर जाते हैं, क्लोनल होते हैं, मल्टीपली क्विक होते हैं, तेज़ी से मूव ऑन करते हैं मल्टीपल क्विकली, और रिलेटिवली इजी टू ट्रांसफ़र, कैन बी स्टोर्ड एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट इंडेफिनेटली। कहते हैं कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर इजीली इन्हें स्टोर भी किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल देखें तो ये जो बैक्टीरिया, यीस्ट या फिर अदर ट्रांसफॉर्म सेल्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स या मैमल्स हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री में आ जाते हैं। फर्दर है हमारे पास इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर में देखें तो ये प्रोटेक्शन होती है फ्रॉम द इन्वायरमेंट थ्रेट्स। अब देखें अगर हम अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखें तो ये जो है ये क्या है, ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है एनवायरनमेंट थ्रेट्स में। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये मॉडिफाई करती है क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी को क्या करती है, मॉडिफाई करती है, एक्सेलरेशन कर रहती है, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स वगैरह को रिड्यूस करती है, यूज़ करने के लिए केमिकल को रिड्यूस का काम भी होता है केमिकल्स में। आफ्टर देन अगर हम बात करें इसकी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसकी एग्रीकल्चर में इसका क्या रोल है, तो बेसिकली ये अगर अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्शन हम बात करें एनवायरनमेंट में, तो जैसे कि ठंड है या कोल्ड और पैथोजेंस होते हैं, जो इंसेक्ट्स और वायरसेस होते हैं, ये फंगल और वायरस रेजिस्टेंस क्रॉप्स होती हैं जो डेवलप की जाती हैं या डेवलपमेंट का प्रोसेस करती हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाई द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेस या प्रोडक्ट, तो ये इंस्टेंस इंक्रीज करती है न्यूट्रिशन वैल्यू को जो प्रोवाइड की जाती है इंडस्ट्रियल यूजफुल क्वालिटी और क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट की।
फर्दर है एक्सेलरेशन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। अगर क्रॉप्स की बात की जाए तो इसमें एक्सेलरेशन हो रही होती है ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स की। फर्दर है रिड्यूस द यूजेस ऑफ केमिकल, रिड्यूस कर देती है यूज़ करने के लिए केमिकल को, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, या बहुत सारे डिक्रीजिंग सेवेरिटी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डैमेज प्रोड्यूस्ड है, जो कि केमिकल पॉल्यूशन वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ बॉडी। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ बॉडी क्या हैं? बेसिकली दीज आर मिनरल्स इन योर बॉडी एंड अदर बॉडी फ्लूइड, दे कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। जो ये एक हमारे पास क्या है, मिनरल्स है जो हमारी बॉडी में, या ब्लड जो है हमारी अदर बॉडी का, उसमें जो फ्लूइड कैरी कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए, वो इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ बॉडी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, ये अफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ वाटर पर जो हमारी बॉडी में होती है, और एसिडिटी जो हमारी ब्लड में होती है, पीएच, या जो हमारे मसल्स फंक्शंस होते हैं, या अदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, लाइक जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये बाज़-औक़ात कम भी हो जाते हैं ड्यू टू स्वेट, या फिर जो रिप्लेस करते हैं कुछ ड्रिंकिंग फ्लूइड्स वगैरह को। तो उस कंडीशन में कॉमन अगर कुछ हम इलेक्ट्रोलाइट्स देखें तो डेट आर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सोडियम है। वो क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सोडियम। ये कुछ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो इंक्लूड होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ आवर बॉडी। फर्दर है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की बात करें तो ये क्या है? साल्ट बैलेंस हैं जो नेसेसरी होते हैं कंट्रोल करने के लिए फ्लूइड को, जो मूवमेंट हो रही होती है विद इन द बॉडी। फर्दर अगर देखा जाए, ये साल्ट जो होते हैं ये कम भी हो जाते हैं प्रिस्पिरेशन करने के लिए, और यूरिन के लिए, फीसिस के लिए, या हमारा जो लॉस एक्सेसिवली डायरिया वगैरह होता है उस कंडीशन में ये क्या होते हैं? कम भी हो जाते हैं। या वोमिटिंग या स्वेटिंग, हमें वोमिटिंग हो जाए या स्वेट ग्लैंड की वजह से भी ये क्या होते हैं? ये लो भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। सोडियम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है जो मेंटेन करता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, रेगुलेट कर जाता है हमारे बैलेंस को बिटवीन सोडियम जो कि इनपुट है और आउटपुट जो कि हमारे पास रीनेल फंक्शन है इसका। आफ्टर देन है एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस की बात करें तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन concentration, the proper balance between the acid and base, also called body pH। pH लेवल को जो मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस कहलाता है। ये जो बॉडी है ये सेंसिटिव होती है, जिसके पीएच लेवल जो होता है स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म जो एग्जिस्ट करता है मेंटेन करने के लिए एसिड बेस बैलेंस होता है। आउटसाइड पे जो इसकी एक्सेप्टेबल रेंज होती है पीएच की, प्रोटीन के डिनेचर करने के लिए, या डाइजेस्ट करने के लिए, या एंजाइम को कम करने के लिए, या एबिलिटी टू फंक्शन, या फिर डेथ, या फिर इनको पाने के लिए, तो ये एसिड बेस बैलेंस की बिना पर होते हैं। और जो हमारी बॉडी एसिड बेसिस बैलेंस टाइटली रेगुलेट करती है बफरिंग को, सिस्टम को, हमारी बॉडी को, तो ये आर्टिफिशियल ब्लड होता है जो लिया जाता है पीएच 7.35 टू 7.45 तक। फर्दर है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बफर्स। अब देखें हमने बात की कि ये जो पीएच राइज है ये 7.5 या फिर कम होता है 7.3 तक, तो ये क्विकली जो होता है ये पीएच जो एडजस्ट होता है ये बफरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। अब कौन कौन से बफरिंग सिस्टम है जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? तो डैट इज़ अ बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट बफर और प्रोटीन। बाइकार्बोनेट बफर की अगर बात की जाए तो ये जो है बफरिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम है जो एसिड बेस हीमोस्टेसिस जो लिविंग थिंग्स होती हैं जिसमें इंक्लूड ह्यूमन होते हैं एज अ बफर जो है ये टेंट मेंटेन कर रहा होता है रिलेटिवली कांस्टेंट प्लाज्मा को, पीएच को, और इसकी जो भी फोर्सेस वगैरह होती हैं उनको। फॉस्फरस या फॉस्फेट बफर क्या होता है? तो डेट इज़ आल्सो बफर सिस्टम जो कि ऑपरेट करता है इंटरनल जो फ्लूइड होते हैं हमारे सेल्स के बॉडी में, हमारी बॉडी में सेल्स के जो बफर सिस्टम कंसिस्ट होता है डिहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन पर और हाइड्रोजन आयन डोनर पर और हाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस पर, और जैसे कि हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर्स हैं जिसे बेसिस भी कहते हैं। तो अगर एडिशनली हाइड्रोजन आयंस इंटर हो जाएं सेलुलर फ्लूइड में तो ये कंज्यूम करते हैं रिएक्शन करके फॉस्फेट आयन के साथ, डाई हाइड्रोजन जो फॉस्फेट आयन होता है। अगर एडिशनली हाइड्रोक्साइड आयंस जो है इंटर हो जाएं सेलुलर फ्लूइड में तो ये रिएक्ट कर देते हैं बेसिकली डिहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन के साथ और मेंटेन करते हैं पीएच लेवल को। फर्दर है प्रोटीन बफर बैलेंस। प्रोटीन बफर सिस्टम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ऑपरेटिंग बफर होता है हमारी बॉडी फ्लूइड में। अगर देखा जाए तो प्रोटीन बफर जो है हीमोग्लोबिन है, और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है ये बेसिक और एसिड ग्रुप जो हमारे पास एक्ट करते हैं एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स और डोनर, ये ऐड होते हैं या रिमूव होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।